गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं और आज से एक हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हम देखेंगे अरबों द्वारा सिंध पर विजय और दिल्ली सल्तनत के बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, हम उनको बताते हैं और आप उन चीज़ों को गौर से देखें और गौर से याद रखें। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में अरबों द्वारा सिंध पर विजय। तो देख लेते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन। और मोटिवेशनल लाइन में है, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, भले ही रास्ता कठिन हो, क्योंकि सफलता की मंजिल धैर्य और दृढ़ संकल्प में छुपी होती है। तो अपना धैर्य बनाए रखें और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि सफलता आपको धैर्य और दृढ़ संकल्प से ही प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अरबों द्वारा सिंध पर विजय और दिल्ली सल्तनत। तो अरबों द्वारा जो सिंध पे विजय की गई थी उसके बारे में देख लेते हैं पहले। तो अरबों के भारत पर आक्रमण के विषय में जो जानकारी है हमें, वो 9वीं शताब्दी के विद्वान हुआ थे इसमें बिलादुरी, और इन्होंने एक पुस्तक रची थी, पुस्तक लिखी थी, वो थी फुटू अल बलवन और एवं 13वीं शताब्दी में अली अहमद द्वारा रचित एक पुस्तक थी चचनामा। इन दो पुस्तकों से हमें पता चलता है कि अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद बिन कासिम इसमें एक राजा हुए थे अरबों में, मोहम्मद बिन कासिम, और ये मकरान से होता हुआ 712 ईस्वी में देवल मतलब सिंध प्रदेश पहुंचा था। एवं नीरून नगर, या जो नीरून नगर था वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था, उस पर इसने अधिकार कर लिया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का जो शासक था वो दाहिर था। दाहिर नाम का राजा सिंध का शासक हुआ करता था। भारत में पहली बार जजिया नामक जो कर था उसकी वसूली मोहम्मद बिन कासिम ने ही की थी, पहली बार भारत के अंदर। 715 ईस्वी में खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी थी। मतलब खलीफा थे सुलेमान, उनने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी थी। वो कब की थी? 715 ईस्वी में। खलीफा ने दो स्वतंत्र राज्य, जब हत्या करने के बाद खलीफा ने दो स्वतंत्र राज्य बनाए थे। तो उनमें एक सिंध नदी के तट पर आरोर राज्य था और मुल्तान में मनसूहा नाम का जो राज्य था वो स्थापित किया था। करीब 150 वर्ष तक सिंध तथा सुल्तान के प्रांतीय खलीफा साम्राज्य के अंतर्गत रहे थे। तो मतलब उसने जब मोहम्मद बिन कासिम की खलीफा ने हत्या कर दी तो दो राज्य बसाए, उनमें से एक अरोरा था और एक आपका मंसूरा बसाया था। उसके बाद में महमूद गजनबी ने भारत पे आक्रमण किया। महमूद गजनबी भारत आया और उसने आक्रमण किया, और सुबुक्तकीन का पुत्र जो मोहम्मद गजनबी था, ये सुबुक्तकीन इनके पिता का नाम था, और 27 वर्ष की उम्र में 998 से 1030 ईस्वी तक इसने भारत में शासन किया। और वह सीस्तान का जो खलीफा था उसको हरा करके और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो मुस्लिम शासक था वो महमूद गजनबी था, जो 27 वर्ष की उम्र में भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 से 1026 तक 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार इसने आक्रमण किया, लेकिन सफल नहीं हुआ था। ये 18वीं बार में जाकर के सफल हुआ था। आक्रमणों का जो उल्लेख है वो हेनरी एलियट ने किया। एक विद्वान हुआ करते थे हेनरी एलियट, उसने इनके आक्रमणों का वर्णन किया है कि महमूद गजनबी ने भारत पर 18 बार आक्रमण किया था, जिनमें 17 बार असफल रहा था, 18वीं बार में वो सफल हुआ था। महमूद गजनबी ने भारत पर पहला जो आक्रमण था वो 1001 ईस्वी में किया, और ये आक्रमण जो है हिंदू शाही राजा
जयपाल के विरुद्ध किया। हिंदूशाही राजा था एक जयपाल, उसके विरुद्ध प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी का सबसे जो चर्चित आक्रमण था वो 1026 वाला था, और उसमें इसने क्या किया कि सोमनाथ का जो मंदिर है उससे लूटपाट की थी वहां पर, और लूटपाट के दौरान इसे 20 लाख दीनार संपत्ति हाथ लगी थी। मतलब दीनार जो उस वक्त में चला करते थे, सिक्कों को कहते थे दीनार, तो ये 20 लाख दीनार जो थे इनके हाथ लगे थे सोमनाथ मंदिर से। महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम जो आक्रमण था वो 1027 में जाटों के विरुद्ध था, और इसकी मृत्यु 1030 में हो गई थी। मतलब जो अंतिम आक्रमण किया था 1027 में, वो जाटों पर किया था, इसमें इसने विजय प्राप्त की थी, और 1030 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। महमूद गजनबी ने जो सिक्के चलाए थे उनमें पृष्ठभाग पर कलमा कलमा को संस्कृत रूपांतरण अव्यमेक अवतार अंकित करवाया था। मतलब कलमा का संस्कृत रूपांतरण करवा करके सिक्के के पृष्ठभाग पर लिखवाया था। अलबेरूनी, फिरदौसी, उत्तवी तथा फारूकी महमूद गजनबी के दरबार में ये हुआ करते थे, विद्वान थे। ये 4 विद्वान महमूद गजनबी के दरबार में हुआ करते थे। उसके बाद में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया था? मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में गोमल दर्रा, जो गोमल दर्रा है उससे होते हुए भारत में प्रवेश किया, तथा मुल्तान एवं कच्छ को अपनी राजधानी बना लिया था। तो गोमल दर्रे से होकर के मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, और फर्स्ट में आक्रमण कहाँ किया था? मुल्तान पर। तो मुल्तान और उच्च नाम की जो जगह थी उनको अपने अधीन कर लिया था। 1138 ईस्वी में गौरी भारत के बघेल शासक मूलराज द्वितीय, जिसको भीमदेव भी कहते थे, उसका नाम से आबू पर्वत के नजदीक पराजित हुआ था। मतलब भीमदेव द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने इसको युद्ध में 1178 ईस्वी में पराजित किया था। किसको किया था? मोहम्मद गोरी को। 1179 से 80 में गौरी ने पेशावर पर कब्जा कर लिया था, जो पाकिस्तान में है पेशावर, वहां पर कब्जा कर लिया था इसने 1179 टू 80 में। गौरी ने 1182 ईस्वी में सिंध के निचले भाग पर आक्रमण किया और शुक्रा वंश के शासक को अपने अधीन बना लिया था। मतलब 1100 इसके आक्रमणों की जो सीक्वेंस है देखिए आप, तो मतलब 1182 में इसने शुक्रा वंश का जो शासक था उसको अपने अधीन कर लिया था, मतलब उसको जीत लिया था। उसके पश्चात इसने 1186 ईस्वी में गौरी ने खुसरो मलिक के लाहौर को जीत लिया था। 1186 ईस्वी में लाहौर जो है अभी पाकिस्तान में, उसको जीत लिया था। मोहम्मद गोरी ने 1190 ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब को गौर साम्राज्य के का अंग बना लिया था। मतलब संपूर्ण पंजाब जो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में दोनों को जीत करके और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 1191 ईस्वी में अजमेर के शासक दिल्ली और अजमेर का शासक जो अपने पृथ्वीराज चौहान थे, उनके बीच गौरी के और उसके बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में गौरी पराजित हुआ था। मतलब पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था। फिर 1192 ईस्वी में गौरी एवं चौहान के बीच में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। मतलब इसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, और हरा करके और इनको बंदी बना लिया था। ऐसा कहा जाता है, इतिहास में ऐसा मिलता है कि इनको बंदी बना लिया था। इनके जो राजकवि था चंद्रवरदाई, तो उनको भी साथ में थे, तो इनकी आंखें निकाल ली गई थी, और उस टाइम पे 4 बांस 24 गज अष्टुल अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान, ऐसी जो कहावत चलती है वो इन्हीं की समय की कहावत है। और इसमें बिना देखे हुए आंखें निकालने के बावजूद भी गौरी को इन्होंने मार दिया था। 1194 में मोहम्मद गोरी तथा कन्नौज नरेश जयचंद के बीच चंदावर के युद्ध में गौरी ने विजय प्राप्त की थी। तो मतलब 1194 में भी मोहम्मद गोरी तथा कन्नौज नरेश जयचंद के बीच में युद्ध हुआ था, जो चंदावर में हुआ था, और वहाँ भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। 1195-96 में गौरी ने चुनार के पास जाटों और राजपूतों को पराजित किया था। तो 95-96 में चुनार के पास जाटों और राजपूतों को भी इसने पराजित किया था, और 1205 ईस्वी में खोखरों को भी इसने पराजित किया था। गजनी वापसी के मार्ग में जब गजनी ये मोहम्मद गोरी जब गजनी वापस जा रहा था, तो मार्ग में 15 मार्च 1206 ईस्वी को आफरीदी कबीले हुआ करते थे,
द्वारा सिंध नदी के पास दम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते वक्त धोखे से मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। तो मतलब गजनी जब जब गौरी जब भारत में से गजनी के लिए वापस लौट रहा था तो धोखे से रास्ते में इसकी हत्या कर दी गई थी, और वो हत्या की थी आफरीदी कबीलों वाले जो उनमें निवास करते थे उन लोगों ने। मोहम्मद गौरी के सिक्कों में एक तरफ शिव एवं नंदी बैल की आकृति देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ घोड़े के साथ मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है, जो विजय के उपलक्ष्य में इसने बनाई थी। मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति भी अंकित है। तो कुछ सिक्के पर इन पर लक्ष्मी जी की आकृति भी अंकित है। उसके बाद ये तो था आपके आक्रमण। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन राजाओं ने क्या किया था। तो दिल्ली सल्तनत को हम 2 से 3 भागों में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के एक वंश के बारे में आज देख लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में क्या है, अनेक वंश, राजवंश और अनेक राजा हुए थे। गुलाम वंश जो प्रथम था दिल्ली सल्तनत का, वो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। और दिल्ली सल्तनत का जो शासन काल है वाले जो तुर्क सरदारों के गुलाम वंश के शासक माना जाता, मतलब तुर्क जो सरदार थे उनके गुलाम थे जिन्होंने गुलाम वंश में शासन किया था। इस काल में कुतवी कुतवी मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी मतलब इल्तुतमिश, बलबनी मतलब बलबन, ये 3 महान शासक थे जो गुलाम वंश के शासक हुआ करते थे, और इन्होंने ही शासन किया था। और ये क्या है, इल्तुतमिश और बलबन क्या है, इलवरी तुर्क के रहने वाले थे, इलवरी तुर्क के ये लोग थे। गुलाम वंश के सभी सुल्तानों में केवल 3 ही दास सुल्तान थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ये जो 3 महान शासक थे ये ही गुलाम वंश के शासक हुए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा, और इनका जन्म क्या है, तुर्किस्तान में हुआ था। और जिसे मोहम्मद गौरी ने गजनी नाम की जो जगह है वहाँ से एक व्यापारी से इनको खरीदा था। तो मोहम्मद गौरी ने इनको कुतुबुद्दीन ऐबक को एक व्यापारी से खरीदा था, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात में फिर ये गुलाम वंश के शासक बने थे। गौरी के गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की और लाहौर पर को अपनी पहली राजधानी बनाया था। मतलब गौरी के गुलाम थे, और गौरी की मृत्यु के पश्चात इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की, और इन्होंने जो प्रथम राजधानी बनाई थी वो बनाई थी अपनी लाहौर को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 2006 को करवाया था। दिल्ली की कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद हुआ करती थी, और अजमेर में जो 2.5 दिन के झोंपड़े में मस्जिद थी, इन दोनों का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। तो बख्तियार खिलजी इसका सेनापति था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को उस वक्त में ध्वस्त कर दिया था। ऐबक को उदारता और दानशीलता के लिए लाख बख्श कहा जाता था। मतलब ये उदार भी था, दानी भी था। लाख बख्श मतलब लाखों देने वाला इसे कहा जाता था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, और जिसे लाहौर में दफनाया गया था। तो ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर के मर गया था। उसके बाद में इल्तुतमिश ने इस गुलाम वंश की बागडोर संभाला, जो 1210 से 1236 ईस्वी तक था। और ये भी तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम था एवं दामाद भी था। ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। और ऐबक की मृत्यु के समय ये बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। पहले ये बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को मोहम्मद गौरी ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। जो इल्तुतमिश थे उनको मोहम्मद गौरी ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया था, जो तुर्कान ए चहलगामी मतलब 40 कहलाता था। मतलब 40 लोगों का ग्रुप था, वो गुलाम थे, और उनको तुर्कान ए चहलगामी उस भाषा में कहा जाता था, और जिसे हम 40 भी कहते हैं। 18 फरवरी 1229 ईस्वी को बगदाद में खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम, खलीफा ने इल्तुतमिश को क्या सुल्तान ए आजम की उपाधि दी थी। इक्ता 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 है, इक्ता व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता व्यवस्था जो चलती थी उस टाइम पे, उसका प्रचलन भी इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका जो 175 ग्रेन का हुआ करता था, तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। इनकी 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में रजिया सुल्तान इनकी पुत्री थी, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक गुलाम वंश के शासन किया।
सॉरी। तो रजिया सुल्तान या रजिया बेगम जो इनकी पुत्री थी इल्तुतमिश की, और 1236 से 1240 ईस्वी तक इन्होंने गुलाम वंश की बागडोर को संभाला था। और ये प्रथम महिला थी जो मतलब सुल्तान के रूप में गद्दी पर बैठी थी। रजिया पर्दा प्रथा कर पुरुषों की तरह कुबा मतलब कोट एवं कुलाहा मतलब टोपी पहनकर दरबार में बेपर्दा होकर आती थी। मतलब जो पर्दा नशी होकर रहते थे कि अपने शरीर के सभी अंगों को उस टाइम पे लेडीजें छुपा के रखती थी, तो इन्होंने इस पर्दा प्रथा को भी हटा करके और बेपर्दा होकर के और अपने दरबार में आया करती थी और सभी से सामने रूबरू मतलब जो उनसे जो भी समस्या होती, जो बात करनी होती थी, तो वो बिना पर्दा के करती थी। रज़िया ने अपने सिक्के पर उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी, मतलब सिक्कों पर लिखा था उद्मत उल निस्वा। रज़िया ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर मतलब होता अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था मलिक जलालुद्दीन याकूत को। उसके पश्चात रजिया जो है भटिंडा का एक सूबेदार था अल्तुनिया, और अल्तुनिया से एक युद्ध में पराजित हो गई थी, और पराजित होने के पश्चात में उसी से इसने विवाह कर लिया था। और फिर उसके पश्चात में रजिया की जो है हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कर दी गई थी। वो किसने की थी? डाकुओं द्वारा की थी, और वो कैथल के पास में इसकी हत्या कर दी गई थी। सुल्तान नासिरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि धारण थी। जो बलबन था उसके बाद में क्या है, रजिया के बाद में बलबन इस गुलाम वंश का शासक बना था, और जो नासिरुद्दीन था उसने उलूग खां की इसको उपाधि दी थी। तो उलूग खां की उपाधि किसको दी गई थी? बलबन को दी गई थी। और किसने दी थी? सुल्तान नासिरुद्दीन ने दी थी। बलबन का जो शासनकाल था वो 1266 से 1287 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश का ये गुलाम था, मतलब इल्तुतमिश के साथ था ये, और इसका वास्तविक नाम जो था वो बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरसियाब का वंशज बताया है। मतलब फिरदौसी का जो शाहनामा है उसमें लिखा है कि ये अफरसियाब का वंशज था। कौन? बलबन। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, और मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में ये सफल रहा था। मतलब उस टाइम पे इसके शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, और उनके हर आक्रमण को इसने विफल कर दिया था। मतलब दिल्ली की सुरक्षा करने में ये सफल रहा था। तुर्कान ए चहलगामी का विनाश बलबन ने किया था। जो तुर्कान एक चहलगामी एक शासक हुआ करते थे, उनका विनाश भी बलबन ने कर दिया था। राज दरबार में सिजदा और पाबोश उस वक्त की कोई प्रथा थी, उनकी शुरुआत भी बलबन ने ही की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का आरंभ भी करवाया था। नवरोज उत्सव का आरंभ भी बलबन ने ही करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोहा और रक्त की नीति अपनाई थी। मतलब एकदम हार्ड हार्ड नीति की, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई विरोधी इसके सामने खड़ा होगा तो लोहा और रक्त की नीति का मतलब यही है। बलबन के समय में बंगाल के शासक तुगरिल खां ने विद्रोह किया था। बलबन के शासनकाल में ही तुगरिल खान ने जो विद्रोह किया था, वो बंगाल का शासक हुआ करता था उस वक्त में। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन भी रहते थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन भी बलबन के दरबार में ही रहते थे। बलबन ने मलिक मुकद्दीर को तुगरिल खुस की उपाधि धारण की थी। तो बलबन ने मलिक मुकद्दीर इनके साथ में थे, उनको तुगरिल खुस की उपाधि धारण की थी, मतलब प्रदान की थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन था, जिसका सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तो जो गुलाम वंश का बलबन के बाद में जो अंतिम शासक था वो था शमसुद्दीन, और उनके सेनापति जलालुद्दीन फिरोज हुआ करते थे। तो दोस्तों ये था अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण और दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में हमने एक वंश जो गुलाम वंश है इसके बारे में जाना, और बाकी के वंशों के बारे में हम भाग 2 में जानेंगे। तो भाग 2 देखना ना भूलें, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करिए। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में, और मिलता हूँ मैं इसी दिल्ली सल्तनत के द्वितीय भाग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।